जय श्री राम बच्चों। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कुछ बताया था, याद है कि भूल गए? और इसके अलावा मैंने तुम्हें एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी बता दिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये मुझे लास्ट क्लास में कराना था पर ये रह गया था, तो इसको जल्दी से खत्म करते हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? एंगल ऑफ रिपोज। तो पहले समझते हैं कि ये होता क्या है, बाद में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर बाद में इसकी डेरिवेशन करेंगे। बच्चों देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। मान लो कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल सरफेस अर्थ के साथ 0 डिग्री बना रहा है। अगर मैं इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूं, जैसे मैंने शार्पनर रख दिया है, समझ पा रहे हो? और मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, इसको स्लैंटिंग करता जा रहा हूं। एक स्टेज देखो एंगल क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। यहां पर अगर आप एंगल चेक करोगे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बढ़ता जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी पक्का जब ये शार्पनर इस पे स्लाइड कर जाएगा, हाँ या ना? तो जब ये शार्पनर इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा ना, इसको मैं तुरंत रोक दूंगा। उस समय इस इंक्लाइन का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। कुछ समझ में आया? नहीं आया? फिर से सुनो। अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर मैं एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा इतना बना दूं कि उसके ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू स्लाइड हो जाए, जस्ट बिगिन टू स्लाइड, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। देखो जैसे कि मान के चलो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर ये शार्पनर रखा हुआ है, समझ में आ गया? पहले समझ लो अच्छे से, डेफिनेशन बाद में लिख देंगे। मैंने धीरे धीरे इसका एंगल इंक्रीज करना स्टार्ट, देखो स्लाइड कर गया ना। जैसे ही स्लाइड करना स्टार्ट किया मैंने रोक दिया इसको। अब इस समय यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ पर वही एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आ गया बच्चों? लेकिन एक बात बताओ, अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा एंगल लेता हूं तब भी तो स्लाइड करेगा, तो क्या इस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज माना जाएगा? नहीं। एंगल ऑफ रिपोज सिर्फ वो एंगल होता है जिस पर ऑब्जेक्ट स्लाइड करना जस्ट अभी अभी शुरू किया ही है। समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इट इज द एंगल formed by an inclined plane with the horizontal at which the object on it just begin to slide, just begin to slide। अब आ गया समझ में बच्चों? अब आ गया समझ में? पक्का? चले आगे। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं जरा। बच्चों मान लो ये है हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये है वो इंक्लाइंड प्लेन। समझ में आ गया? इस पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, ये रहा वो ऑब्जेक्ट, ये स्लाइड करना शुरू कर दिया है इसने, ठीक है? तो बच्चों एंगल ऑफ रिपोज कौन सा माना जाएगा? ये वाला। हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड प्लेन ने जो एंगल बना रखा है वो है थीटा, जिस पर ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा। समझ में आ गया? तो बच्चों अब चेक करो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो इसका खुद का जो वेट है mg वो नीचे जा रहा होगा, हाँ या ना? नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, ये हो गया हमारा r। अगर ये नीचे फिसल रहा है तो बच्चों फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा F K। समझ में आ गया? तो जरा चेक करो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि हम लोग हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में काम करते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे वर्टिकल नजर आ रहा है और ये हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है, ये mg टेढ़ा लग रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा टेढ़ा करके देखता हूँ तो इसको हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, ऐसे और ऐसे। mg को मैंने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब बच्चों याद रखना, यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल क्या बनेगा? थीटा। तो ये हो गया mg और ये हो गया mg
साइन थीटा। समझ में आ गया? अब हमें इस mg की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर ही लिया है। तो अब जरा चेक करो नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में? mg cos थीटा। तो अकॉर्डिंग टू फिगर क्या मैं लिख सकता हूं? R इज इक्वल टू mg cos थीटा, हाँ या ना? फर्स्ट इक्वेशन। और बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? mg sin थीटा। तो Fk इज इक्वल टू mg sin थीटा। समझ में आ गया? अब अगर मान लो हाँ ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल ठीक है बच्चों। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय फर्स्ट, क्या प्राप्त हुआ? देखो इधर mg sin थीटा है और इसके पास है mg cos थीटा, और यहां पर है हमारे पास Fk और यहां पर है R। बच्चों चेक करो, mg से mg कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया? Fk अपॉन R। समझ में आ गया? अब बच्चों क्या मुझे तुम्हें ये दोबारा समझाना पड़ेगा? Fk इज इक्वल टू म्यू k इंटू आर हुआ करता था। लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। तो इस हिसाब से बच्चों अगर मैं म्यू k की वैल्यू फाइंड करूं तो Fk अपॉन R हो जाएगा, हाँ या ना? ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो चेक करो Fk अपॉन R की जगह क्या मैं म्यू k पुट कर सकता हूं? यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू k। इससे आपको क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि एंगल ऑफ रिपोज का जो टेंजेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया? यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया बच्चों? ये टॉपिक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चले आगे, पक्का? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और इसके अंदर बच्चों बहुत सारे केसेस हैं। अगर आपने ये सारे केसेस अच्छे से समझ लिए तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आ गया ना, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया? देखो फ्रिक्शन रुकावट पैदा कर रहा है, चीज़ों को रोक रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, लेकिन हमें उनको आगे बढ़ाना है। गाड़ी तो चलानी है ना, आपको भी तो चलना है, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट में। वही हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन। समझ में आ गया? तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं, हम लोग लेते हैं अभी केस नंबर 1। केस नंबर 1 है वर्क डन इन स्लाइडिंग अ बॉडी ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। सबसे आसान वाला केस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है, आपको उसको स्लाइड करने में जो भी फोर्स लगाना पड़ रहा है उस फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हुआ ये आपको चेक करना है। तो इसको पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों ये रहा सरफेस, ये रहा सरफेस। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बच्चों तो काम चला दो, ये हमारा सरफेस हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अब जरा चेक करो इसका मास सॉरी इसका वेट कितना है mg, और इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना है बच्चों r। मैं इसको यहां पर स्लाइड करवाना चाहता हूं तो मैं फोर्स किधर लगाऊंगा? अरे किधर लगाऊं? फोर्स वहीं लगाओगे जहां आप ले जाना चाहते हो इसको। तो मैं इसको उधर ले जाना चाहता हूं तो मैं इसको रस्सी से ऐसे खींचूंगा, सही है।
बच्चों अगर ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? वैसे तो देखो फ्रिक्शन यहाँ पे लगता है सरफेस पे, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, एफ के बोल दूं, सही है। और बच्चों मान लो मैं इसको खिसकाते खिसकाते कहीं आगे तक ले गया, कहीं तो चल के जाएगा ना कुछ दूरी तक, तो मैं इसको आगे तक ले गया, तो पहले मुझे ये बताओ R इक्वल टू कितना हो गया? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे बच्चों, जो आपने फोर्स लगाया वो किसके इक्वल हो गया? F के। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अब आप मुझे ये बताओ F के की वैल्यू कितनी होती है? म्यू के इंटू आर, सही है गलत? तो F के इक्वल टू कितना हो गया? म्यू के मल्टीप्लाई बाय आर, और आर की वैल्यू कितनी है? mg है। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको बताना पड़ेगा, हर स्टेटमेंट का एक रीजन होता है, समझ में आ गया? तो एफ के की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू के इंटू mg, सही है गलत है? तो बच्चों अब मुझे ये बताओ आपने जो फोर्स लगाया वो किसके इक्वल हुआ? एफ के की, और एफ के की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू के mg। यहां तक कोई दिक्कत? यानी ये हमारे पास टोटल फोर्स आ गया जो हमने इस पर लगाया, लेकिन वर्क डन तो अभी तक आया नहीं। तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यानी इतना तो आपने फोर्स लगाया, फोर्स की वैल्यू तो आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो बच्चों इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए कि मान लो ये ऑब्जेक्ट खिसक के यहां तक चला गया, समझ में आ रहा है? यहां तक आ गया, तो यहां से यहां तक इसने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा ना भैया, इसको कुछ भी मान लो, एस मान लो। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क डन फाइंड करूं तो कितना आ गया? फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू के एम जी, म्यू के एम जी मल्टीप्लाई बाय एस, खेल खत्म, ये आ गया हमारे पास वर्क डन। बच्चों वर्क डन की यूनिट क्या होती है? समझ में आ गया? कितने बच्चों को ये केस समझ में आ चुका है? किसी को भी नहीं आया? आ गया ना? चलेंगे केस पे। चलते हैं अगले केस की तरफ, केस नंबर 2। बच्चों अब देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। पिछले वाले के जैसे ही है, बट applied force makes an angle theta with horizontal। इसका मतलब समझ में आया? पिछले वाले जैसे ही केस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन जो आप उस पर फोर्स लगा रहे हो वो सीधा सीधा नहीं लगा रहे हो, फोर्स एक ऐसी डायरेक्शन में लगा रहे हो जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है। अभी ड्रॉ करूंगा तभी समझ में आएगा। देखो भाई, ये रहा हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये रहा वो ऑब्जेक्ट। बच्चों इसका मास m है तो वेट हो गया mg, इसका नॉर्मल रिएक्शन अगेन ऊपर की तरफ r, लेकिन इस बार आपने जो फोर्स लगाया ना वो आपने इधर लगा दिया। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर आप फोर्स इधर लगा रहे हो तो क्या ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ऊपर उड़ जाएगा या सरफेस पर स्लाइड करेगा? जल्दी बोलो, स्लाइड करेगा। क्यों भाई? आप तो ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर जाना चाहिए ना, या ऑब्जेक्ट सरफेस पे स्लाइड करेगा? अरे भैया गाड़ी चलाइए कभी पहिए वाली, उस पर रस्सी बांध के आप खींचना, ऐसे कंधे पे रख के ऐसे खींचना, तो फोर्स तो आप ऊपर लगा रहे हो, लेकिन गाड़ी तो सरफेस पे ही चलेगी ना, वो उड़ के थोड़ी ना ऊपर आ जाएगी, वो तो झटके से खींचोगे तब ऊपर आ जाएगी। हाँ या ना? तो ये जो अप्लाइड फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है बच्चों? थीटा। अब आगे समझ में? तो बच्चों चेक करो, जब ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। अब दिक्कत यहाँ पर एक आ गई कि सारे फोर्स हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये फोर्स टेढ़ा आ रहा है, हाँ या ना? तो उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? जल्दी बोलो, F cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? F sin थीटा। समझ में आ गया? अब हमें इस F की कोई जरूरत नहीं है, तो बच्चों फटाफट बता दो, F k इज इक्वल टू कितना हो गया? F cos थीटा।
फर्स्ट इक्वेशन। और बच्चों इस बार वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? एफ साइन थीटा एंड आर, क्योंकि दोनों ऊपर जा रहे हैं, हाँ या ना? तो आप चेक करो, एफ साइन थीटा प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम जी। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अच्छा बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ के कितना होता है? म्यू आर, हाँ है ना? हाँ ठीक है, एफ के इज इक्वल टू म्यू आर होता है। और एफ के की वैल्यू कितनी है? या हम चाहे तो यहां से आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, म्यू के इंटू आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? एफ के अपॉन म्यू के। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे बच्चों? आर की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, सही है? पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो जरा। तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा प्लस आर। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? एफ के अपॉन म्यू के। एफ के अपॉन म्यू के इज इक्वल टू एम जी। अच्छा और एक चीज, एफ के की वैल्यू कितनी है? एफ के की वैल्यू एफ कॉस थीटा है, तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा पुट कर दो। तो एफ साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन म्यू के इज इक्वल टू एम जी। बच्चों इसके नीचे 1 लेके एलसीएम ले लो। म्यू के ये हो जाएगा म्यू के एफ साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहां तक कोई दिक्कत? बच्चों हम जानते हैं ये डिनोमिनेटर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इन दोनों में कॉमन क्या है? एफ। क्या बचा हमारे पास? एफ कॉमन ले लो ना। ये हो जाएगा म्यू के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू के एम जी। तो यहां से एफ की वैल्यू कितनी आ गई? फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू के एम जी डिवाइडेड बाय म्यू के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमारे पास टोटल फोर्स आ गया। समझ में आ रहा है? जो हमने फोर्स लगाया है ना, वो हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ये जो टोटल फोर्स है जो हम लगा रहे हैं अपनी तरफ से, ये उसकी वैल्यू है। अगर कोई ये एफ पूछता है तो वो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ बच्चों, ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ले जाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है वो कैसे निकालोगे? मतलब हमें तो वर्क डन फाइंड करना है ना, तो वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ पर एक इमेजिन कर लेंगे कि ये डब्बे को खींचते हुए हम यहाँ तक ले गए, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया? एस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह तो ऐसे ही पुट होगा। फोर्स की जगह कौन सी वैल्यू लोगे बच्चों? फोर्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करोगे या सिर्फ एफ कॉस थीटा पुट करोगे? बस इतना बता दो। वर्क डन फाइंड करना है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे। डिस्प्लेसमेंट तो आपका ऐसा है, ये रहा, लेकिन फोर्स आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे? ये वाली या सिर्फ एफ कॉस थीटा? दिमाग लगाओ बच्चों, हम लोग पुट करेंगे सिर्फ एफ कॉस थीटा। समझ में आ गया? सिर्फ क्या पुट करेंगे? एफ कॉस थीटा इनटू एस। क्यों? जरा सोच के बताओ। सिर्फ एफ कॉस थीटा पुट क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि देखो फिर से सुनो, इस एफ की हमें कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, इसको दो कंपोनेंट में ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं हम लोग। तो जो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो उसके वेट को कम कर रहा है, और सिर्फ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वही तो उसको आगे लेके जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे? खाली एफ कॉस थीटा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ बच्चों, एफ कॉस थीटा की जगह क्या पुट करने वाले हो? एफ के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ के इंटू एस। और अगर एफ के की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करोगे? एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू के इंटू आर। म्यू के मल्टीप्लाई बाय आर इंटू एस। अब यहाँ पे तुम्हें आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू यहाँ से चेक करो, एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू के इंटू एस
इंटू आर, और आर की वैल्यू दिमाग लगाओ mg माइनस एफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा। ये आपके पास वर्क डन आ गया। सबको समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? तो बच्चों एक इसमें दिमाग लगाओ, ये वर्क डन थोड़ा कम नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, ये वर्क डन ज्यादा करना पड़ रहा है कम? ये वर्क डन की वैल्यू कम है, क्योंकि आप चेक करो म्यू के इंटू एस मल्टीप्लाई बाय एम जी माइनस समथिंग। अगर आप एम जी में से कुछ माइनस कर रहे हो तो उसकी वैल्यू घट नहीं जाएगी। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बड़ी वैल्यू आएगी या छोटी वैल्यू आएगी? छोटी वैल्यू आएगी, और छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो वर्क डन छोटा ही तो आएगा। नहीं समझे ना? आप ऐसे इमेजिन करो यहाँ प्लस रहा होता, आप इमेजिन करो यहाँ प्लस होता, तो दो क्वांटिटी प्लस हो गई और बड़ी हो जाएगी, और बड़ी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई म्यू के इनटू एस से करोगे तो वैल्यू बड़ी आएगी ना वर्क डन की। पर यहाँ माइनस है, मतलब दिस माइनस समथिंग, तो आप इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो तो छोटी वैल्यू आएगी, तो छोटी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन छोटा आएगा। रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? कॉमन सेंस लगाओ। पहली बात तो आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींच रहे हो, जब रस्सी से आप इसको ऊपर खींच रहे हो तो आप जरा दिमाग लगाओ, आप इस ऑब्जेक्ट को जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे दबाने की? ऊपर उठाने की। तो इसका जो वेट है mg वाला पार्ट, जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था mg, वो कुछ कम नहीं हो जाएगा? कम हो जाएगा, फिर इसको स्लाइड करना आसान हो जाएगा। समझ में आया? अभी देखो एक और केस लेने वाला हूं, इसके बाद तब आराम से क्लियर हो जाएगा कि ये वाला फोर्स, ये वर्क डन कम क्यों है, और इसका नेक्स्ट जो केस है उसमें वर्क डन ज्यादा क्यों है। चले आगे। अब चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 क्या है? वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस बट अप्लाइड फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब देखने में तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सेम पिछले वाले केस की तरह, लेकिन एक फर्क है, वो देख लो बच्चों। मान लो ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर जो देखो, हमें इसको मूव ही तो कराना है, हमें इसको खाली इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मोशन में ही तो लाना है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा चेक करो, इस पे mg लगेगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर r। अब इस पर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं ना बच्चों, वो ऐसे लगा रहा हूं। कुछ समझ में आया? इस ऑब्जेक्ट को मोशन में ही तो लाना है, तो अगर आप इसको ऐसे करके धक्का मारोगे तब भी तो आगे ही जाएगा, ये जमीन के अंदर चला जाएगा, आगे स्लाइड करेगा ना। तो आपने फोर्स जो लगाया है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों? थीटा। कोई दिक्कत? अब बच्चों दिमाग लगाओ, अगर ये देखो सारे फोर्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है एफ को छोड़ के, तो एफ को दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे। पहले तो ये बताओ, इस फोर्स से ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, अगर ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको एफ के लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अब इस एफ को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तो ये इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है एफ, इस तरीके से एफ इधर जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? एफ cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया बच्चों? एफ sin थीटा। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगाओ, आर को कौन बैलेंस कर रहा है? एफ साइन थीटा, mg प्लस एफ साइन थीटा, दोनों मिलकर। अब आप दिमाग लगाओ, क्या ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ बढ़ नहीं गया? नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा नहीं हो गया? क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को ऐसे दबाओगे तो वो जमीन के अंदर जाना चाह रहा है, पर वो अंदर नहीं जा पा रहा है, इसलिए स्लाइड कर रहा है, तो उसका वेट नहीं बढ़ जाएगा? तो mg के साथ f sin थीटा ऐड हो गया ना, इस बार r की वैल्यू बड़ी हो गई, तो जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ही ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। पिछली बार उल्टा हो गया था, r प्लस f sin थीटा था, नीचे अकेला mg था, तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया था। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? तो बच्चों अब ये काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और f cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? चेक करो, fk को। सेकंड इक्वेशन। तो इस बार ना सिर्फ काम की चीज फाइंड करेंगे, बेकार की नहीं। अब आप चेक करो, अगर आपको वर्क डन, देखो fk की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू के इंटू आर। ये कहां से आया? लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हर स्टेटमेंट का एक रीजन होता है। तो जरा चेक करो, एफ के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू के मल्टीप्लाई बाय आर।
आर की वैल्यू बताओ कहाँ है, mg plus f sin theta. ये नहीं तुम्हारे सामने, mg प्लस f sin थीटा। तो आपके पास f के आ गया, और अगर f के आ गया तो दिमाग लगाओ आपके पास कहीं ना कहीं f cos थीटा भी आ गया है, क्योंकि f के ही f cos थीटा है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। आ गया समझ में यहाँ तक सबको? अब आपको सिर्फ वर्क डन को फाइंड करना है। तो वर्क डन के लिए इमेजिन कर लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s मान लो। तो वर्क डन कितना हुआ बच्चों, कितना हुआ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कौन सा लोगे, जल्दी बोलो, f sin थीटा, f के f cos थीटा, या ये वाला f? f cos theta. ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको आगे लेके जा रहा है? f cos theta. अब ये मत सोचना सर ये वाला फोर्स लेके जा रहा है, इसका काम खत्म हो चुका है। ये वाला फोर्स दो कंपोनेंट में डिवाइड हो चुका है, cos और sin। sin वाला पार्ट उसका नॉर्मल रिएक्शन को कम करने में हेल्प कर रहा है, सॉरी बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि इस बार प्लस हो गया ना, ये प्लस हो गया ना दोनों, इस बार ये दोनों ऐड अप होकर के नॉर्मल रिएक्शन बना रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा रहे हैं। f cos थीटा इसको आगे ले जा रहा है, तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लोगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट s। f cos थीटा की वैल्यू कितनी है, f के, और उस दोनों की वैल्यू आपके सामने ये रही। तो आप यहाँ पे पुट कर दो म्यू के s mg प्लस f sin थीटा। जरा चेक करना पिछली बार भी सेम यही फॉर्मूला था क्या, सेम यही था, बस यहाँ पर माइनस था। तो जब आप mg में से कोई चीज माइनस करोगे तो छोटी वैल्यू आएगी, तो वर्क डन भी कम होगा। इस बार प्लस हो गया, दोनों ऐड हो गए, बड़ा नंबर आएगा, तो वर्क डन भी ज्यादा लगेगा ना। और कॉमन सेंस भी लगाओ ना, अगर आप इमेजिन करो एक बड़ा सा पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है, आप उसको रस्सी से बांध के ऐसे कंधे पे रस्सी रख के खींच रहे हो, वो आसान है, या आप उस पत्थर को ऐसे हाथ से धक्का मारते हो यार, वो आसान है। धक्का मारोगे तो जरा सोचो वो फर्श पे खरोच मारता हुआ जाएगा, क्योंकि उसका वेट बढ़ गया है, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो गया है, तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। ये देखो, और जब आप उसको खींच रहे हो और रस्सी से बांध के, तो इमेजिन करो वो जमीन से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है और आपके साथ चल रहा है, तो फर्श पे खरोच नहीं आएगी, क्योंकि जमीन से ऊपर उठना चाह रहा है, और फ्रिक्शन भी कम लगेगा और वर्क डन भी कम लगेगा। आया समझ में? तो चीजों को खींचना आसान है या धक्का मारना? अगर आप बिल्कुल सीधा धक्का मार रहे हो या सीधा खींच रहे हो तो बराबर है, लेकिन अगर आप ऐसे करके धक्का मार रहे हो और ऐसे करके खींच रहे हो तो खींचना आसान है। समझ में आ गया? पक्का? चलें आगे, चलते हैं अगले केस की तरफ। केस नंबर 4, वर्क डन इन मूविंग या स्लाइडिंग a body up an inclined plane। तो बच्चों बोर्ड पे देखते रहना, क्योंकि डायग्राम भी एग्जाम में तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। क्वेश्चंस अगर दिए हुए हैं तो, या दिया है तो अच्छी बात है, पर दिमाग अपना खुद का लगाना पड़ेगा। तो मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये रहा इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, मान लेते हैं बच्चों जो यहां पर एंगल थीटा बन रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, उसको थीटा ही रहने देते हैं, ठीक है। एंगल यहां पर थीटा बन रहा है, तो इसका जो वेट है वो mg कितना होगा, mg रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, यानी ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन R। अब आप चेक करो टॉपिक का नाम क्या है, वर्क डन इन मूविंग और स्लाइडिंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइन। आप इसे कहां ले जाना चाह रहे हो, ऊपर या नीचे? ऊपर। तो यानी कि आप फोर्स कहां लगाओगे, दिमाग तो लगाओ, फोर्स वहां से लगाना, पहले दिमाग लगाओ। फोर्स कहां लगाओगे, दिमाग में, फोर्स ऊपर लगाओगे, ऊपर खींचना है ना बच्चों। अगर ये ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कोई दिक्कत बच्चों? अगर आप इसको इस
इस पिक्चर को थोड़ा सा टेढ़ा अपना सर कर लो। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे सर को टेढ़ा करके देखोगे तो ये वर्टिकल नजर आ रहा है और ये दोनों हॉरिजॉन्टल नजर आ रहे हैं, और ये mg टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। हाँ या ना? mg टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, हाँ या ना? तो mg को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो फटाफट। एक इधर जाएगा, यहाँ बनेगा थीटा, ये हो गया आपका mg, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा और वो बन जाएगा आपका mg sin थीटा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब हमें इस mg की कोई जरूरत नहीं है, हाँ या ना? तो अब जल्दी बता दो, r किसको बैलेंस कर रहा है? r किसको बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा को, फर्स्ट इक्वेशन। और बच्चों ये जो आप फोर्स लगा रहे हो उसके इक्वल टू में क्या क्या है? अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एफ के प्लस mg sin थीटा, एफ के प्लस mg sin थीटा। कोई दिक्कत? बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू के इंटू आर। क्या आपको आर की वैल्यू पता है? ये क्या लिखा है इतना बड़ा बड़ा? ये रहा म्यू के mg cos थीटा। तो ये वैल्यू जो, और ये आया कहां से ये भी लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आई ये वैल्यू। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो F इज इक्वल टू यानी कि अप्लाइड फोर्स इक्वल टू कितना आ गया? एफ के प्लस mg sin थीटा। एफ के की वैल्यू क्या है? म्यू के mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। बच्चों एफ की इक्वल टू कितना हो गया? इन दोनों में चेक करो, कॉमन क्या है? mg, ब्रैकेट में क्या आ गया? म्यू के cos थीटा प्लस sin थीटा, यानी ये आ गया आपका अप्लाइड फोर्स। इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो। समझ गए? डायग्राम छोटा है, बड़ा बनाऊं क्या? इसको दोबारा बनाऊं बड़ा? आ रहा है समझ में? अच्छा, लेकिन हमें तो वर्क डन फाइंड करना है। तो बच्चों वर्क डन कितना हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मत पूछना यार बार बार। अगर आप इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे तो थोड़ी देर में ये यहाँ पहुंच गया होगा ना यार, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना जो भी है। डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही रहेगा ना। फोर्स कौन सा लोगे ये बताओ, एफ के या सिर्फ एफ? एफ के? अरे भैया आपने जो फोर्स लगाया है इस इंक्लाइन के पैरेलल वो तो एफ है ना, तो यानी कि एफ इंटू एस। और एफ की वैल्यू कितनी है चेक करो, ये है तुम्हारे सामने। तो एम जी एस ब्रैकेट म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपके पास आ गया टोटल वर्क डन। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? चले आगे। अब हम इसी में एक नया केस ऐड कर रहे हैं बच्चों, केस नंबर 5। अरे भाई ये भी तो हो सकता है कि देखो अभी जो हमने केस पढ़ा था उसमें ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, इसीलिए हमने ये f और mg sin थीटा प्लस एफ के को इक्वल पुट कर दिया था। समझ में आया? पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट पे कुछ ज्यादा ही फोर्स लग रहा हो, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए। क्या ये संभव है? हाँ, तो मुझे बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन मूविंग और स्लाइडिंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। तो इस बार आप चेक करो आर की, देखो वही डायग्राम है सेम पिछले वाले की तरह, कोई मैं उसमें चेंजेस नहीं ला रहा हूं। मुझे बस इतना बता दो आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? mg cos थीटा के। बोलो हाँ या ना? फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन क्या अब इन दोनों का सम f के इक्वल होगा? क्या इस बार आप ये वैल्यू इसके इक्वल पुट कर सकते हो? नहीं, इस बार ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन, हाँ या ना? तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो पक्का ये फोर्स इन दोनों के सम से बड़ा होगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब दिस f इज ग्रेटर देन एफ के प्लस mg sin थीटा। पक्की बात है? अगर ये इससे बड़ा है तो अगर मैं इस f में से माइनस कर दूं एफ के प्लस mg sin थीटा तो निकल कर क्या आएगा? ma, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है और ये एक्सेलरेशन a से जा रहा है,
तो जरा चेक करो f इज माइनस सही तो है। आप एक काम करो ना, ये पूरा उठा के उधर भेज दो। दिस बिकम्स ma प्लस mg sin थीटा प्लस fk। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? अरे भाई ये पूरा उठा के उधर भेज दिया ना, तो ये दोनों पॉजिटिव ही हो जाएंगी ब्रैकेट। अच्छा अब मुझे ये बताओ fk की वैल्यू क्या होती है? म्यू के इंटू आर, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू क्या है? mg cos थीटा। ये कहां से आया बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब आप चेक करो एफ के की वाली वैल्यू कहां पुट करनी चाहिए हमको? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तभी तो टोटल फोर्स आएगा। तो टोटल फोर्स अब कितना हो गया बच्चों? चेक करो, ma प्लस mg sin थीटा प्लस fk, और fk की वैल्यू ये रही तुम्हारे सामने, यानी कि म्यू के mg cos थीटा। ये आपके पास आ गया टोटल फोर्स। जरा चेक करना बच्चों, ये फोर्स पिछले वाले से बड़ा नहीं है? बड़ा है ना, तो ऑब्वियसली आपको एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर लेके जाना है, तो ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास फोर्स। और अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप ma को यहीं रहने दो और इन दोनों को f में से माइनस कर दो, और उसके बाद m को डिवाइड में भेज देना। या फिर ऐसा करो, इन तीनों में से m को कॉमन ले लो। देखो वर्क डन तो निकाल लोगे ना। वर्क डन अगर निकालने को बोलेगा तो मैं कर ही देता हूं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देना, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो फोर्स कितना हो गया? ये तुम्हारे सामने है, इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे? s से, यानी s m इन तीनों में कॉमन क्या है? m, ये रहा s, ब्रैकेट में क्या बचा? a प्लस g साइन थीटा प्लस म्यू के g cos थीटा। ये तो आ गया वर्क डन, लेकिन हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना। तो अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इसी इक्वेशन से एक्सेलरेशन आ जाएगा। कैसे? जरा चेक करो, इन तीनों में से m को कॉमन ले लो। क्या बचा यहाँ पे? a प्लस g साइन थीटा प्लस म्यू के g cos थीटा। ठीक है, m को f के अपॉन में भेज दो, f बाई m इज इक्वल टू a, या फिर ना इससे अच्छा तरीका यही है, पैटर्न यही है, कॉमन मत लो। f इसमें से mg sin थीटा और म्यू के mg cos थीटा को माइनस कर दो, माइनस mg sin थीटा और माइनस म्यू के mg cos थीटा इक्वल टू में ma आ जाएगा। अब आपको a चाहिए ना, तो a विल बी इक्वल टू दिस अपॉन m। तो f माइनस mg sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा डिवाइडेड बाय m। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चों? अभी केसेस खत्म नहीं हुए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं जो हम डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना ये सारे स्टेप्स, ये सारे केसेस अपनी कॉपी में कर लेना। समझ में आ गया? क्वेश्चन में वो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी कंडीशन इस फिगर में लगा सकता है, और वो खाली आपको एक स्टेटमेंट दे देगा या क्वेश्चन दे देगा वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो अगर दिमाग होगा तो कर लोगे, प्रैक्टिस कर रखी होगी तो हो जाएगा, वरना नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।